फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी लेकर के आया हूँ आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि अस्थमा में क्या फूड, कौन से पदार्थ खाने चाहिए, कौन से पदार्थ, कौन से फूड नहीं खाने चाहिए। क्योंकि मेरे पास लगातार पेशेंट्स की क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब अस्थमा में हम कौन से फूड लें, कौन से फूड पदार्थ लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, जिससे कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, दवाइयाँ असर करें और बार बार हमें अस्थमा के अटैक ना आए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है अस्थमा के पेशेंट के लिए कि किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है जिससे आप बीमारी ना पड़ें। तो पहली बात, जिस भी चीज़ से, जिस भी फूड से एलर्जी है आपको कैसे पता चलेगा किसी फूड से एलर्जी है। आपने जैसे कुछ लिया, कुछ खाया, उसके बाद आपको खांसी हो गई, सांस फूलने लगा, जुकाम हो गया, गले में दर्द हो गया, छींकें आने लग गई, तो इसका मतलब आपको उस चीज़ से एलर्जी है। आप एक डायरी बनाइए, उसमें आप नोट डाउन कीजिए कि आपको जैसे दूध से बलगम बन गई, खांसी हो गई, या आपने कोई फल खा लिया, एप्पल खा लिया, या आपने कोई स्प्रे किया घर में, उससे आपको एलर्जी हो गई, तो आप एक डायरी में नोट डाउन करके रखिए और उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिससे आप बार बार बीमार ना पड़ें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ ना लेनी पड़ें। तो जो अगर हम फूड आइटम्स की बात करें जो जनरली एलर्जी करते हैं अस्थमा के पेशेंट में, मैं जनरली कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको एलर्जी करते हैं, लेकिन जो कॉमन देखने में आते हैं, जो आपको नोटिस करने हैं, कहीं आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसमें आते हैं नंबर 1 एप्पल या ग्रेप्स। इस तरीके के जो फूड आइटम होते हैं उसको आपने ध्यान रखना है जब भी आप खाएंगे कि आपकी खांसी तो नहीं बढ़ रही, जुकाम तो नहीं बढ़ रहा, गले में दर्द तो नहीं हो रहा, छींकें तो नहीं आ रही। तो इस तरीके के फूड आइटम बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन फ्रूट हैं एप्पल और ग्रेप जो एलर्जी करते हैं अस्थमा के पेशेंट। इसके बाद दही, जो कर्ड होती है वो बहुत कॉमन फूड है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं उन्होंने ठंडी और खट्टी कर्ड ले ली थी। तो ठंडी और खट्टी, ये ध्यान रखना कि ठंडी और खट्टी कर्ड तो हो ही ना। अगर कर्ड आपको एलर्जी नहीं कर रही है अस्थमा के पेशेंट को तो ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, बस वो ठंडी और खट्टी ना हो। तीसरा फूड जो बलगम बनाता है अस्थमा के पेशेंट में या एलर्जी कर सकता है वो होता है मिल्क, दूध। तो अगर दूध आपको एलर्जी कर रहा है, कफ बना रहा है, तो आप दूध में हल्दी डाल के या बोर्नवीटा डाल के ले सकते हैं जिससे कि उसकी जो नेचुरल स्टेज है जो फूड की वो एलर्जी ना करे। क्योंकि जो जनरली देखने में आता है जो फूड आइटम्स अस्थमा के पेशेंट में एलर्जी करते हैं वो अपनी नेचुरल स्टेट में, जो प्राकृतिक अवस्था में फूड होते हैं वो जनरली एलर्जी करते हैं। इसके बाद कुछ ड्राई फूड से एलर्जी होती है पेशेंट को, जैसे कि बादाम हो गए हैं, काजू हो गए हैं, इस तरीके के फूड आइटम होते हैं जो उनको एलर्जी करते हैं या बलगम बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगले आते हैं जंक फूड और ऑयली फूड। क्योंकि ये जो फूड होते हैं वो गैस्ट्राइटिस करते हैं, एसिडिटी करते हैं, और एसिडिटी भी एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है अस्थमा को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके के फूड भी आपको नहीं लेने हैं जैसे जो कि आपको गैस्ट्राइटिस करें, या ऑयली फूड होते हैं जो आपका मोटापा बढ़ाएं, क्योंकि मोटापा भी एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए, क्योंकि अस्थमा मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला आता है, अगर आप खाली पेट चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जो एक कॉमन रिस्क फैक्टर है अस्थमा को बढ़ाने के लिए। इसके बाद स्टडीज़ में ऐसा आया है कि कुछ लोग ग्रीन टी लेते हैं वज़न को कम करने के लिए, तो ग्रीन टी भी एक रिस्क फैक्टर है। कई स्टडीज़ में ऐसा आया है जो अस्थमा को बढ़ा सकता है। तो अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ध्यान रखें कहीं इससे आपका अस्थमा तो नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद आती है ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, कैलोरी से मोटापा हो सकता है और मोटापे से आपको अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो वो आप ध्यान रखें कि सॉफ्ट ड्रिंक आप बहुत ज़्यादा ना लें। या फिर हार्ड ड्रिंक जो जैसे बियर होती है वो ठंडी होती है, वो कुछ लोग ले लेते हैं आइस डाल के या विस्की ले लेते हैं, तो उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये देखने में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। और जिन लोगों का पोल्यूशन का ज़्यादा काम है, धुएँ का काम है, या वो ऐसी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स उड़ती हैं, तो अपना मास्क पहन करके रखें और कोशिश करें आप N95 मास्क पहनें, क्योंकि पोल्यूशन भी अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने का एक बहुत कॉमन कारण है। अगर आप रनिंग करते हैं या आप ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं, या फिर आप सुबह सुबह ठंड में 4 बजे उठ के वॉक करते हैं, तो ये भी एक अस्थमा को बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। क्योंकि ठंड में क्या होता है कि हमारे जो एयरवेज होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो उनकी वॉल होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, और रनिंग करने से क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, और जब रनिंग करके आपके बॉडी का टेम्परेचर वार्म हो जाता है, तो जो बाहर से हवा जाती है, ठंडी हवा अंदर जाती है, तो प्रेसिपिटेट कर सकती है अस्थमा को। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या फिर आप ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं, तो ये भी अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने का एक कॉमन कारण हो सकता है। इसको भी आपने नोटिस करना है।
जो लोग घर में कुछ भी स्प्रे करते हैं, जैसे परफ्यूम भी स्प्रे आते हैं, या फिर कॉकरोच को या दीमक को मारने का आप स्प्रे करवाते हैं, तो उसकी स्मेल से, या फिर अगर घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डस्ट उड़ रही है, तो उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं इससे तो अस्थमा आपको नहीं हो रहा है। कुछ पेशेंट को कैट और डॉग से, जो उनके फर होते हैं, जैसे पालतू जानवर होते हैं, उनसे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। या कारपेट है, कारपेट के नीचे जो डस्ट इकट्ठी होती है, उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। कुछ लोग सीलन वाले घरों में रहते हैं या बेसमेंट में रहते हैं, जिनके बेसमेंट में ऑफिस होते हैं और दीवारों पे सीलन रहती है, तो जो सीलन वाली दीवारें होती हैं उसमें फंगस रहती है, फंगस के स्पोर्स इन्वायरमेंट में रहते हैं जो हम इनहेल कर लेते हैं। वो भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर है अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने के लिए। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे नींबू होता है, अचार होता है, सिरका होता है, इस तरीके की जो चीज़ें लेते हैं लोग, उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। खट्टी चीज़ों से या ठंडी चीज़ों से, जैसे आइसक्रीम हो गई है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो गई है, आइस डाल लिया है, इन चीज़ों से भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो इनको भी आपने अवॉइड करना है। कुछ लोगों को जैसे प्याज होता है, लहसुन होता है, इसकी स्मेल तेज़ होती है, उन भी चीज़ों से एलर्जी देखने को मिलती है। तो अगर आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो उसको भी अवॉइड करना है। कुछ लोगों को जो डब्बा बंद फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। और कुछ लोगों को जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, जैसे रस होती है, बिस्किट होती है, केक होता है, क्योंकि उसमें बेकर्स ईस्ट पड़ती है, उससे एलर्जी होती है। तो आपको नोटिस करना है कहीं इन चीज़ों से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। आई होप मैंने ये वीडियो काफ़ी डिटेल में समझाई है। काफ़ी चीज़ें मैंने लेने के लिए प्रयास किया है। अभी भी पूरी चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। आप नोटिस कीजिए, लिस्ट बनाइए, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर को दिखाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।